नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग और देवभूमि डायलॉग में आज हमारा मुद्दा है उत्तराखंड को चाहिए एक सख्त भू कानून। पिछले कई महीनों से उत्तराखंड का युवा इस मजबूत भू कानून की मांग कर रहा है। उसने कहा है उसके लिए यह जीवन और मरण का प्रश्न है। अब सवाल यह है कि सत्ता में बैठे लोग और हमारे राजनेता इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर कितने गंभीर हैं। आज देवभूमि डायलॉग पर इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से सुरेश जोशी जी, कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ प्रदीप टमटा जी, मेरे साथ आम आदमी पार्टी से नवीन परसाली जी और उत्तराखंड क्रांति दल से हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट जी। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में सुरेश जोशी जी आपसे करना चाहूंगा। पिछले कई महीनों से उत्तराखंड का युवा आपको धाद लगा रहा है, वो धाद आप तक पहुंची या नहीं पहुंची? देखिए रमेश जी, जहां तक आज उत्तराखंड के अंदर भू कानून को लेकर के एक युवाओं में, या मैं कह सकता हूं कि जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है उसमें भू कानून के संशोधन या भू कानून को और मजबूत बनाने के लिए एक बड़ी बहस, बड़ी चर्चा प्रारंभ हुई है। देखिए, कभी भी किसी भी सरकार कोई भी हो, आवश्यकता के अनुसार प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जो कानून की आवश्यकता होती है वो कानून बनाए भी जाते हैं, और कुछ कानून ऐसे होते हैं जिनको डिस्प्यूट जो कानून हो जाते हैं उनको समाप्त भी कर दिया जाता है। इसलिए आज आप और हम जब बहस कर रहे हैं तो आपने कहा कि उत्तराखंड के नौजवान, उत्तराखंड के युवा भू कानून की मांग कर रहे हैं। देखिए, जहां तक भू कानून का प्रश्न है, उत्तराखंड की अगर हम टोपोग्राफी देखेंगे, उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति को देखेंगे तो हमारे जो 9 जनपदों की भौगोलिक परिस्थिति है वो 3 जनपदों से एक तरह से भिन्न है। अगर हमको उत्तराखंड के व्यापार के बारे में सोचना है, इंडस्ट्री के बारे में सोचना है, उत्तराखंड की ग्रोथ के बारे में सोचना है और कुछ इस तरह के डेवलपमेंट्स करने हैं कि जिससे हम अपनी आय को, अपनी इनकम को और ज्यादा बढ़ा सकें, उसमें एक बड़ा पार्ट अगर हम इंडस्ट्री को लेकर के बात करते हैं तो वो निश्चित तौर पर उन 3 जनपदों में होता है। लेकिन अगर हम पर्वतीय जनपदों की बात करते हैं तो वहां पर हमको जो भू कानून है उस पर दोनों चीजें हमको देखनी पड़ेंगी। अरे, अपनी जो परंपरागत हमारी जमीन है, हमारी जो खेती है, हमारी जो संस्कृति है, उसको भी हमने बचा के रखना होगा, और साथ ही साथ जो है कि वहां पर हम अपने युवाओं को रोजगार कैसे आगे दे सकते हैं, कैसे रोजगार से उनको प्रेरित कर करके उस जमीन के अंदर क्या पैदावार कर सकते हैं, क्या उसका रोजगार आपने दे जो सकते हैं। कुछ भी बताया वो ऑलरेडी पब्लिक अफेयर्स में है। मैं सिर्फ आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि आपकी पार्टी क्या सोच रही है। आप लोग सीरियस हैं या नहीं इस मुद्दे को लेकर? आप लोग युवाओं के इस मुद्दे को लेकर गंभीर है या नहीं? देखिए रमेश जी, मैं आपको इस बात का एक बहुत छोटा सा उत्तर दूं। हम लोग युवाओं को लेकर के कितने कटिबद्ध और कितने प्रतिबद्ध हैं, आप इसका अंदाज इस बात से लगा सकते हैं कि हमने एक युवा नौजवान जो युवाओं की पीड़ा को, युवाओं के दर्द को समझे, एक मुख्यमंत्री उत्तराखंड को, उत्तराखंड राज्य बनने, उत्तराखंड के गठन के बाद जब से उत्तराखंड राज्य बना सुरेश है, जोशी जी, एक पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने। सच में आपका यह तर्क जनता के गले उतरेगा? सही बताइएगा। देखिए रमेश जी, जनता सर, के आपके पास गले चॉइसेस नहीं थी, आपके आपके सुनिए हाईकमान के पास सुनिए चॉइसेस सुनिए नहीं थी। देखिए, सुनिए, जनता के गले क्या उतरेगा, क्या नहीं उतरेगा, इसका फैसला 2022 को होगा। इसके निर्णायक या इसके जुडिशियली आज और आप और हम बैठ करके हम 4 लोग नहीं कर सकते हैं। इसकी जो उत्तराखंड की जनता है, जो उत्तराखंड का मतदाता है, वो इसका फैसला 2022 में करेगा। उसके बाद भी आप और हम लोग बैठेंगे, चर्चा करेंगे कि क्या गले उतरेगा, क्या नहीं उतरेगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि नहीं, उत्तराखंड अगर के, मान लीजिए उत्तराखंड के युवा ने टप आपसे एक सवाल पूछ लिया कि पहले 2 मुख्यमंत्री से पहले ही आपने 2017 में युवा दे देना था, फिर क्या जरूरत थी तीन चरणों में आपको युवा की याद आई? देखिए, उत्तराखंड के युवा मतदाता, उत्तराखंड के सैनिक मतदाता, उत्तराखंड की मातृशक्ति जितने प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से पूछेगी उन सभी प्रश्नों का उत्तर हमारे पास है। और ओके, जिस दिन इस प्रदेश के अंदर आचार संहिता लगेगी, हम सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। और हम अपने आचार जो संहिता से 4.5 पहले नहीं साल अभी देंगे? आज, नहीं, ये तो चुनाव में ही उत्तर दिए जाते हैं। ओके, अभी तो आप उत्तर पूछ रहे हैं। हाँ देखिए, ठीक आप है। तो एज ए अच्छा है, पत्रकार अच्छा उत्तर है, पूछ रहे हैं, अच्छा है ये जोशी उत्तर जी। तो हम जनता को देंगे ना। अच्छा है, बिल्कुल सही कहा आपने। आप अभी भी जनता को ही जवाब दे रहे हैं सर। मैं तो वो नहीं, आवाज आपको लेकिन उठा रहा हूं जो जनता, जो देखिए, उत्तराखंड में उठ रही है। जनता को तो
देखिए रमेश जी, हम जनता को तो हमारा सीधा जवाब है, हमारा उनसे आग्रह विनम्र जो है कि प्रार्थना यही है कि जो सरकार ने 5 सालों में जो हम काम कर रहे हैं वो जनता की जो मर्जी है, जनता ओके की जो इच्छा है, प्रदीप जनता जी, की जो आशा और आकांक्षा है, उसकी पूर्ति हम लोग कर चलिए रहे हैं। प्रदीप जी, मुझे आप ये बताइए कि आपको लगता है कि जी जी। इसमें कोई दो मत नहीं होना चाहिए, या इसमें कोई अभिमत प्रकट करने की बात नहीं है। आपको दो टूक युवाओं के प्रश्नों का जवाब देने चाहिए कि साहब वो कह रहे हैं कि आपका जो एग्जिस्टिंग भू कानून है वो बहुत कमजोर है, हमें हमारी जंगल जमीन सुरक्षित चाहिए, उसके लिए आपका जो एग्जिस्टिंग भू कानून है उसे आप टफ बनाइए, उसे आप मजबूत करिए, उसके लूप होल्स खत्म करिए। आपका क्या कहना है प्रदीप जी? मैं समझ रहा हूँ जो इस समय पूरे उत्तराखंड के अंदर और विशेषकर नौजवानों के अंदर जो एक नए सशक्त भू कानून की जो आवाज है, उसके पीछे की मंशा ये है कि पिछले 5 सालों में और ये पिछले 2 सालों में कोविड और कोरोना के काल में किस तरह हजारों नौजवान जो उत्तराखंड की जमीन से बाहर गए, विभिन्न राज्यों में गए, जब वहाँ रोजगार बंद हुए अपनी राज्य में लौटे, फिर यहाँ कुछ नहीं मिला फिर बाहर लौटे, तो उस त्रासदी ने उनको एक नई तरह से अपने राज्य जमीन के अंदर रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए एक नई जोधर पैदा किया। उस संदर्भ में वो नए भू कानून की मांग कर रहे हैं। देखिए आप सबको याद भी होगा जब उत्तराखंड राज्य बना था उस समय नारायण दत्त तिवारी जी का शासनकाल था और उस समय भी उत्तराखंड राज्य को कांग्रेस पार्टी ने पहला भू कानून के दिया था और राज्य से बाहर के लोगों के लिए एक निश्चित सीमा तय कर दी गई थी कि इस उससे ज्यादा जमीन आप नहीं ले सकते। लेकिन उस समय भी राजनीतिक दबाव के कारण एक कमेटी बनी। मैं नारायण दत्त तिवारी से, मैं खुद उस समय विधायक भी था, मैंने अपना और बहुत से विधायकों का एक भी उनको दिया था कि इसमें जी किसी तरह का संशोधन न किया जाए। लेकिन एक बहुगुणा जी जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इन्हीं के नेतृत्व में एक नया कमेटी बनी है। उन्होंने भू कानून के दायरे को नगर पालिकाओं के एरिया से बाहर कर दिया और नगर पालिकाओं का एरिया देहरादून के नगर पालिका का एरिया बढ़ गया। तो धीरे धीरे क्या होगा, उसके बाद इस वर्ष जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये इस 2017-22 के काल में इन्होंने इंडस्ट्री के नाम पर पर्वतीय क्षेत्र में उस भू कानून को और पूरी तरह से एक तरह से उस भू कानून को निरस्ती जैसा कर दिया कि आप कहेंगे मुझे इंडस्ट्री लगानी है, उसके लिए आप किसी तरह भी जिलाधिकारी भी आपको परमिशन दे देता। सवाल है हम आप क्यों अपनी जमीन को बचाना चाह रहे हैं? आज मुझे जो लगता है ये ना ये आउटसाइडर बनाम राज्य का मसला है, ये मसला है कि उत्तराखंड के विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र में कृषि भूमि बहुत कम है। अगर वो कृषि भूमि यहाँ के लोगों के जो गरीब लोग हैं जिनके पास 20 या 80% लोग तो ऐसे होंगे जिनके पास 20 नाली 1 एकड़ से कम जमीन है, उसको बचाने की एक ये जद्दोजहद है कि हम अपनी कृषि जमीन को बचाए रखें जिससे कि हम आने वाले समय में उसमें जीवन आपने सही कहा कि उत्तराखंड की जो बड़ी आबादी है जो पहाड़ी जिलों में रहती है उसकी आजीविका पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है और खेती तब होगी जब उनके पास जमीन बचेगी। शांति प्रसाद भट्ट जी, आपकी राय में जानना चाहता हूं, इतने बड़े पैमाने पे एक मूवमेंट शुरू हुआ है, उत्तराखंड क्रांति दल इसे कैसे देखता है? देखिए, दोनों राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ताओं ने जो बातें कही हैं, जनता उस बात को समझ रही है। किसी भी राज्य को समृद्ध बनाना है तो उसके संसाधनों में स्थानीय लोगों का अधिकार संपन्न होना चाहिए। ऐसा हो नहीं रहा है, इसीलिए आज उत्तराखंड की जनता सड़कों पर उतरकर अपने अस्तित्व को बचाने की बात कर रही है। देखिए, उत्तराखंड की भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आज़ादी पर जो डाका राष्ट्रीय पार्टी ने डाला, ये उसी का परिणाम है कि हमारी नौकरियाँ चली गई, हमारे संसाधनों में बाहर वाले बैठ गए और अब हद तो ये हो गई कि 2018 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भू कानून में परिवर्तन करके केवल ये कहकर कि हम इंडस्ट्री लगाएंगे, 85,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का सपना टिहरी में दिखाकर इन्होंने सोचा था कि हम उत्तराखंड की जनता को बरगलाएंगे। ना इन्वेस्टमेंट हुआ, मगर इसके एवज में उत्तराखंड की बेहद कीमती ज़मीनें बाहर वालों के हाथ में कब्जा आ गया। स्थिति कहाँ बदल में आई और लोगों को समझ में कहाँ आया? ऐसे में कोविड काल हुआ। कोविड काल में जब लोग गाँव में लौट के आए तो पता लगा आपकी तो जो ज़मीन थी 80 नाली वो तो बिक चुकी है। उसने कहा भाई मेरे पिताजी को मरे हुए 40 साल हो गए, ये ज़मीन बेची किसने? वो पता लगा कि उसकी जांच हुई, जांच में पता लगा कि उसमें पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम और पूरी सरकार, विधायक उसमें संलिप्त हैं। अब एक गरीब पहाड़ी बेचारा गांव-गांव दर दर भटक रहा है, बोल रहा है तो मुकदमे झेल रहा है।
ऐसे में उत्तराखंड में जब बहुतायत पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसा हुआ तो उत्तराखंड के नौजवान लड़कों ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उत्तराखंड में भू कानून के महत्व को समझा और वो सड़कों पर उतर गए और आज ये मुद्दा बन चुका है। जबकि हम राज्य बनने के बाद से ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश का उपनिवेश बनाकर दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने जो लखनऊ में हमारे साथ धोखा किया है, ये उसी का परिणाम है कि कांग्रेस ने 500 गज की बात कही, भाजपा के टाइम पर 2007 में हमने 250 गज कराया और आज भारतीय जनता पार्टी ने भू कानून में परिवर्तन करके खुल्लम खुल्ला लूट का जो तांडव किया, ये उसी का परिणाम है कि आज ये मुद्दा बन चुका है। नवीन भाई, आपके विचार में जानना चाहता हूं भू कानून को लेकर, आम आदमी पार्टी का दृष्टिकोण स्पष्ट करिए। देखिए भट्ट जी, आम आदमी पार्टी एक सशक्त भू कानून के पक्षधर है और हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में एक सशक्त भू कानून बने और जिसको हम पूरा स्टडी कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि हमारे युवा ये जान चुके हैं कि भूमि एक ऐसी चीज़ है जिसका उत्पादन नहीं किया जा सकता है, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता है और यदि ऐसे में इसको पूंजीपति खरीद लेते हैं अपनी ऐशगाह बनाने के लिए या दूसरे अन्य कामों के लिए, तो ऐसे में हमारे लोगों के पास ज़मीन नहीं बचती है। अब हमें ये देखना है कि उत्तराखंड का आध्यात्मिक और सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा है। आप देखते हैं कि सनातन धर्म में आदिकाल से उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, देवभूमि के नाम से विख्यात है। और वैसे भी हमारा जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय अंचल है, वो विशेष रूप से प्रकृति द्वारा देवताओं के लिए रचाई और बसाई गई है। और यहाँ के महत्व को समझते हुए और यहाँ के राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व को समझते हुए हमने एक व्यवस्था बनानी है और वो जो व्यवस्था बनेगी वो यहाँ का भू कानून होगा। और हमें इस पूरे एरिया को निर्जन और उजाड़ नहीं रखना है, हमने इसको आबाद करना है। अगर आबाद करना है तो हमें एक अच्छा भू कानून चाहिए और भू कानून के लिए हमें एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी क्योंकि हमारी सीमाएं भी 2 देशों से घिरी हैं, 625 किलोमीटर की, चीन और नेपाल से। और वहां पर आप देख रहे हैं कि पूरा निर्जन होता जा रहा है, लोग पलायन कर रहे हैं, तो उसको आबाद करना होगा अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में। और जो उत्तराखंड का देवभूमि का जो महत्व है, जो यहाँ की पवित्रता है और जो लोग यहाँ आते हैं और जो आनंद की अनुभूति करते हैं, उस अनुभूति को हमें जिंदा रखना है। ओके, सुरेश जोशी जी, अब मैं आपका रुख करता हूं। सर, आप अपना अनुभव जरा साझा करिए कि हमने किस लिए ये राज्य बनाया था। ये राज्य बनाया था कि हमारे प्रदेश में खुशहाली आए। आज पहाड़ से पलायन हो रहा है, पहाड़ से लोग दूसरे राज्यों की तरफ जा रहे हैं, पहाड़ से नीचे की तरफ आ रहे हैं, लेकिन अब लोगों के मन में ये भाव आ रहा है कि साहब नहीं, क्योंकि उनको लगता है जो हिमाचल ने किया है, जो सिक्किम ने किया है या नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स कर रहे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सर उनके अगर आप लैंड लॉ पढ़ेंगे यानी भूमि कानून बनेंगे, उन्होंने भी एक सख्त भूमि कानून बनाया है। तो अगर आज उत्तराखंड का युवा उसी तर्ज पे आपसे डिमांड कर रहा है तो वो गलत क्या कर रहा है? देखिए रमेश जी, आपने क्वेश्चन 2 कर लिए। एक तो आपने प्लान को ले लिया बीच में, एक तरफ आप भू कानून है। देखिए, पहले मैं आपके भू कानून पे थोड़ा ये क्लैरिफाई कर दूं कि राज्य बनने के बाद आदरणीय प्रदीप जी ने अभी कहा कि हमने 500 गज किया था, उसके बाद जब बीजेपी की सरकार आई तो 250 गज कर दिया गया। लेकिन एक जो 2018 का जिस विषय पे अभी आप हम लोग सब चर्चा कर रहे हैं कि पूरी छूट दे दी गई, देखिए मैंने अभी 3-4 दिन पहले उसके सारे जो जियो है उसकी कॉपी भी मैंने देखी थी। उसमें एक चीज बहुत क्लैरिफाई उसमें है कि किसी भी व्यक्ति को अगर वो पहाड़ के अंदर पहाड़ के रोजगार को सृजित करने के लिए पहाड़ पे के अंदर कोई ऐसा इनकम ऑफ सोर्सेज का कोई काम करता है तो जिलाधिकारी के परमिशन के बाद उसको लैंड दी जाएगी। 153 का भी जो उसमें एग्जाम्प्टेड किया गया उस पर किया गया। लेकिन अभी मैंने मोटे 3-4 जनपदों के आंकड़े लिए हैं उसमें, लेकिन किसी भी जनपद ने 2018 के उस भू कानून के बाद किसी व्यक्ति ने बाहरी ने जमीन ही नहीं खरीदी है, क्योंकि उसमें एक प्रोविजन बहुत क्लियर ये है कि भाई जब तक आप किसी प्रोजेक्ट के लिए आपको आवश्यकता होगी, आप प्रोजेक्ट लगाएंगे जोशी जी, उसमें 6 या 7 स्पेसिफिक सेक्टर हैं। उसमें एजुकेशन एक है, हेल्थ एक है, टूरिज्म एक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक है, उसके लिए सोलर एक है, और उसमें एक जो प्रयोजन ये है कि अगर 2 साल के भीतर आप अगर किसी प्रयोजन से जमीन खरीद रहे हैं और अगर आप काम शुरू नहीं कर सकते तो उसमें एक जो आपने क्लॉज डाला है कि वापस सरकार के पास वो जमीन आ जाएगी। बट क्वेश्चन इज कौन उसे इन्फोर्स करेगा? रमेश जी, मैं पहली बात तो आपको जो क्लियर कर रहा था वो ये कर रहा था कि ये आपने को और क्लियर कर दिया, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि भाई उस प्रोविजन के तहत जो भी जमीन खरीदेगा उस पर कंडीशंस है
और जमीन देने की भी कंडीशन है, जमीन वापस लेने की भी कंडीशन है। मैंने तो जो अर्जी किया था वो ये किया था कि 2018 के उस कानून के बाद भी लोगों ने कोई जमीनें अभी खरीदी नहीं है, जो मोटी मोटी जानकारी है। मेरे पास संपूर्ण नहीं जानकारी तो नहीं है, आप जो जानकारी जमीन है वो लीज बता पे क्यों नहीं देने का? अगर आप वाकई विकास सुनिए, चाहते हैं, लीज भी तो एक तरह का नहीं, नहीं। विकल्प है आपके पास। आप नहीं, लीज पे नहीं, दे मैं- दीजिए, मैं- उस जमीन के जो जिसकी जमीन है उसको पार्टनर बना दीजिए साहब, उसकी भी नहीं इनकम नहीं हो मैं क्या जाएगी। कहना रमेश जी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो मेरा जो उत्तर था आपके प्रश्न का मैंने उत्तर दिया, वो उत्तर ये था कि उस कानून के बाद भी ऐसा नहीं है कि कोई हमने खुली छूट किसी को नहीं दी है, पहली बात। दूसरा, हमने कहा कि भाई भू कानून में संशोधन की आवश्यकता है। ये विषय तो 18 का आ गया, 7 का आ गया, 5 का आ गया। लेकिन आज आप और हम जब चर्चा कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि भाई उत्तराखंड के अंदर जो 9 पर्वतीय जनपद हैं, हम सभी लोग जो पैनल पे बात कर रहे हैं, क्योंकि ये विषय बहुत ज्यादा इस तरह का भी नहीं है कि हम इसको राजनीति में घसीटें। मैं ये कहता हूं कि सभी दल मिलकर के ये अगर कानून को नया स्वरूप दें, उसका नया ड्राफ्ट बने, और उस नए ड्राफ्ट में जो है कि सरकार से भी इस पर अरे वार्ता सर, की जा who सकती will है कि भाई आखिर initiate? आखिर शुरुआत कौन करेगा? आप सत्ता में, आप शुरुआत करेंगे। आप सभी राजनीतिक दलों की क्या बात करें? आप एक प्रारूप लेके अरे, आइए, एक ड्राफ्ट लेके आइए, आप लोगों सुनिए, से सुनिए। उसमें सुझाव मांगिए, तब तो समझ में आता है। आपने तो अभी तक ये सुनिए, कदम भी नहीं सुनिए, बढ़ाया। सुनिए रमेश जी, पहले पूरे विषय को सुनिए। अभी जिस विषय अरे पर सर, आप मैं चर्चा कर रहे हैं, पिछले तो कई महीनों से इसी विषय पे काम कर रहा हूं नहीं, सर। महीनों मैं से- आपसे कह रहा हूं, नहीं, देखिए, मैं आपसे सुनिए। एक सीधी सी बात कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं सभी राजनीतिक दल मिले। अरे साहब, आपको इनिशिएट करना है ना, आप बुला लीजिए ऑल पार्टी मीटिंग, आप नहीं, बुलाइए नहीं, साहब, ये करना देखिए, चाहते हैं। सुनिए, आज रमेश जी 2018 के विषय की चर्चा 2021 में हो रही है। देखो, मैं तो सत्ता पक्ष का व्यक्ति हूँ, लेकिन अच्छा होता हमारे शांति प्रसाद जी आदरणीय हमारे और प्रदीप जी आदरणीय जो है, दोनों लोग मिलकर के 18 में उस बिल का विरोध करते, विपक्ष के लोग। वो कहते कि साहब ये तो बहुत खराब बिल आ गया। आपको जानकारी सुनिए, नहीं है? सुनिए। आपको जानकारी नहीं है? नहीं, विरोध नहीं, किया था सुनिए, हमने। सुनिए। अरे शांति जी सुनिए, आपका जब नंबर आएगा तब बोलिए। आज जब युवाओं की आवाज आई, आज युवाओं नहीं, की ये आवाज आई, हम या 18 से लगातार उन बोल रहे हैं। युवाओं की आवाज में राजनीतिक दल कूद रहे हैं। ये तो आप इसलिए झूठ मेरा बोल रहे कहने का विषय ये हैं। है। अगर देखिए, आप मैं इसको- देखेंगे मैंने पिछले पहले 3 कहा, सालों से और तो सुनिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी के इन काले कारनामों को जनता के बीच में हम लेकर आ रहे अरे हैं। आज कुछ इसीलिए नहीं, माहौल शांति बना है जी, ये शांति जी, इसीलिए माहौल बना है। देखिए, तो आप सुनिए, सच UKD का बोलिए। कोई माहौल नहीं है, यूकेडी कहीं है ही नहीं। वो तो देखिए, आपका ये घमंड युवाओं चूर ने कर अगर देंगे किसी हम। विषय को लिया है, वो घमंड तो हम उसको चूर आप कर देंगे। लपटने अब का राम भी प्रयास आपको कर आके रहे हैं। बचाएगा तो नहीं। इसका जमीन इसका बेच दो, benefit राज्य नहीं बेच दो, मिलेंगे चमन आपको। बेच दो, इसके उसके कोई बाद benefit घमंड से नहीं बोलो मिलेंगे। कि हम यूके तो- चुनाव में देख लेंगे जनता को। देखिए, ये घमंड आपको बताएगी जनता। यूकेडी को तो लोग जान चुके हैं अरे उत्तराखंड में। पहाड़ के लोगों को गरीबी का उसका यूकेडी फायदा के उठा रहे अंदर, हो, सुनिए, पहाड़ सुनिए, को आर्थिक रूप से अगर कमजोर करके यूकेडी उसका के मजाक अंदर बना रहे कोई हो, शक्ति ये होती, जनता कोई देख रही ताकत है। होती, कोई ओके, आपके पास जोशी जी, लोग वाह होते, सुरेश, कोई एक संगठन मिनट, होता, एक कोई मिनट, नीति होती, एक मिनट शांति तो जी। आज वाह यूकेडी की ये सुरेश जी, दुर्गति नहीं होती। सुरेश जी, जब आपको जरूरत थी सरकार बनाने की, तब तो आपने प्यार मोहब्बत में यूकेडी का सपोर्ट ले लिया। ये तो पैर किसका? पकड़ने को तैयार हो जाते हैं उस यूकेडी टाइम का तो। नहीं, देखिए, जब आपको जरूरत थी तब यूकेडी को ले लिया। आज आप कह रहे हो यूकेडी 3 में है, 13 में। वाह। सुनिए, अरे रमेश जी, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं उस कालखंड को भी बता रहा हूँ, उसकी जो है डीलिंग मैं कर रहा था। ये आप, इनके अरे दिवाकर भट्ट जी, जो सुनिए, आज उनको आप ये आपने नहीं सुनना खाद्य चाहते, मंत्री ये भी बना दिया सुनिए। साहब, तो सुना दें उनको हम आपने आपको। खाद्य मंत्री बनाया। अरे आप याद है सुनिए तो आपको सही। भगत सिंह कोश्यारी में और खंडूड़ी में क्या झगड़े हुए थे? अरे इस पे कोई स्पीकर कोश्यारी पे। जी नहीं गए। बताएं हम सुनिए, आपको। ओके, मैं उस anyway, घटना को बता पार्टी देता में हूँ। जो जूते अरे चप्पल शांति जी चले थे वो भी सुनिए, बताएं अरे सर हम मुझे आपको। वो एक मिनट, शांति जी, एक मिनट, शांति से सुनिए। एक शांति मिनट। से सुनिए, सही जब बोलिए। हमने जोशी हमारी जी, एक चौकट मिनट, पर आए थे सुनिए, आप। अरे मैं सही बोल रहा हूँ, मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ भाई, मैं गलत क्यों बोलूंगा? देखिए, नहीं, एक हमने मिनट, शांति जी, आपने उत्तराखंड सुनिए। जोशी जी, जब आपको उत्तराखंड यूकेडी की क्रांति दल जरूरत थी से- अपनी सरकार बनाने की, तब आपने खुशी खुशी उनको सुनिए, शामिल सुनिए। कर लिया। आप- आज आप कह रहे हैं आप ना सुन 3 तो में ना लीजिए। 13 में। नहीं है ना कल आज की भी डेट हमारे में। पैर मैं पकड़ेंगे। गलत क्या कह रहा हूँ? जरूरत ये तो पड़ी उत्तराखंड की जनता कह रही, भाई मैं तो कह रहा हूँ। ये भाई तो- जब वो है ही नहीं, ये तो तो जम्मू मैं कैसे कश्मीर मानूं में वो है? महबूबा मुफ्ती भाई से कहीं दिख मोहब्बत रहा है क्या? करने कोई लगते हैं। सांसद है उनका, इनको कोई तो विधायक सत्ता है की उनका, कोई चीज- जिला इन्हें पंचायत सत्ता के अध्यक्ष है लिए उनका, सब प्यारे हैं। कहीं अरे कुछ है क्या? शांति जी, कल आपकी 2 सीटें आएंगी, इनको जरूरत पड़ेगी, फिर आपसे मोहब्बत करेंगे। क्या बात करते हैं आप इस साहब? बार- ऐसा इस है, बार वो गलती ऐसे- होगी नहीं। सुनिए, ये फिर नहीं मोहब्बत नहीं शुरू हो सुनिए, जाएगी। ये देखिए गलती शांति हम जी, आप करेंगे गलती मत कीजिए। देखिए, आप कभी गलती मत करना, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि गलती मत करना। आप उत्तराखंड राज्य के हित के लिए हर उस लड़ाई को लड़ना जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, जिसके लिए आप कहलाए जाते हो। लेकिन आप उत्तराखंड की मतलब जनता आपका के जन्म साथ लूटने के धोखा, लिए हुआ, आपका बेईमानी जन्म लूटने मत के लिए हुआ। करना।
कि भाई जब आप सत्ता में आओगे तो फिर सत्ता के पीछे मत भागना जब आपके विधायक आ जाएंगे। आप विपक्ष में रह करके एक बड़ी भूमिका निभाना तो आपकी प्रामाणिकता बनी रहेगी। आखिर हम भी तो दो सांसद की पार्टी थे ना, अरे हम हैं तो मुद्दे जिंदा हैं, आप भी मत मिलना। हम हैं तो मुद्दे जिंदा हैं, हम हैं तो उत्तराखंड का अस्तित्व बचा है, वरना आप लोग तो चमन बेच दो, उत्तराखंड बेच दो। आप कैसी बात कर रहे हो? प्रवक्ता हो आप, भू कानून में बताइए आपका क्यों आपने जमीनों का कानून बदला, क्यों 18 में आपने उत्तराखंड की जमीनों को बेचने की बात करी? वो भी किसी और पार्टियों से चुनाव में लड़ रहे हैं। इस कदर बेईमानी करेंगे ये ठीक नहीं है। एक मिनट जोशी जी, शांति प्रसाद भट्ट जी, मैं प्रदीप जी को वापस डिबेट पे लाता हूं। प्रदीप जी, अब ये लड़ाई किस बात की हो रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब अगर आप एक स्ट्रिक्ट लॉ बना दोगे तो साहब आपके यहां निवेशक कौन आएगा? अब हम हिमाचल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल तो हिमाचल भी दे सकता है, लेकिन हिमाचल तो अपने आप को विकास कर रहा है ना। आज भी उसकी जीडीपी में 14% कंट्रीब्यूशन उसका एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज का है, और हमारे यहां वो 9% के आसपास पहुंच गया। हम किस विकास की बात कर रहे हैं? हम किस निवेश के सपने अपने युवाओं को दिखा रहे हैं? प्रदीप जी। और जी, आपने जो बात की, एक तो मैं ये डिबेटों में जो इस तरह की चिल्लाहट होती है, मैं न कभी भाग ले पाता हूँ, न सुन पाता हूँ, मैं पसंद करता हूँ। हर किसी व्यक्ति को शांति से अपनी बात कर लें जब उसकी बारी है। ये मेरा तमाम लोगों से अनुरोध है। अरे आप लोगों ने मिलके शांति जी को अशांत कर दिया, दिक्कत ये है। दूसरी चीज है कि देखिए, राष्ट्रीय पार्टियों को गलियाने वाले मेरे मित्रों से मैं जरूर पूछना चाहता हूँ कि यूकेडी ने कांग्रेस के साथ भी, यूकेडी ने भाजपा के साथ ही समय काल में सरकारें बनाई, और इन्हीं के जैसे सुरेश जी ने कहा भी है कि राज्य से भू कानून मंत्री खुद हमारे आपके वर्तमान अध्यक्ष उस समय दिवाकर भट्ट जी थे। तो ये चीज न बनाए, पिछली बातें न गिनाए। अगर आप कह रहे दूसरे ने लूटा तो उसमें आप भी साझेदार थे। इस पर मैं डिबेट में जाना नहीं चाहता। सवाल है कि हम भू कानून क्यों बनाना चाहते हैं? कैसे कैसे इस बहस से ये भी लग रहा है कि हम आउटसाइडर को रोकना चाहते हैं। नहीं, वो इमेज नहीं आनी चाहिए। देखिए, मेरा जो प्रश्न है, हिमाचल का भी अगर भू कानून देखेगा, आपने हिमाचल की बात की, इस समय की पर्वतीय क्षेत्र की कृषि भूमि को बचाया जाए, क्योंकि आज भी हमारे 80% लोग पर उसी जमीन पर, जो 80% लोग हैं जिनके पास 20 नाली से कम की जमीन है, उसको बचाने की जरूरत है। वो बचेगी तो पहाड़ बचेगा, गांव बचेंगे, लोग बचेंगे। एक चीज ये कहना चाहता हूँ। दूसरी चीज है कि आप उस जमीन को किससे बचाना चाहते हैं? क्या सिर्फ आउटसाइडर से बचाना चाहते हैं? क्या उत्तराखंड के शहरों में जो बड़े लोग वो पार्टनर बन जाएंगे? वो जमीन स्कूल के लिए जो सरकार ने, भाजपा की सरकार के नीचे इन 3 सेक्टर के लिए आपको जमीन चाहिए, वो बाहर वाला उनके माध्यम से खरीद लेगा। सवाल है कि कृषि जमीन को, पर्वतीय क्षेत्र की कृषि जमीन को, चाहे राज्य का वासी हो या राज्य का बाहर, गैर कृषि जो कृषक लोगों को क्या कृषि भूमि को ट्रांसफर करने की इजाजत होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए? मूल प्रश्न है उत्तराखंड राज्य की कृषि भूमि को बचाना, कृषकों के लिए जिंदा रखना, खेती के लिए जिंदा रखना, और गैर कृषक हाथों में, चाहे वो आउटसाइडर हो या उत्तराखंड का हो, उसके हाथों में पड़ने से रोकना। अगर ये जब आप लॉ फ्रेम करेंगे तो उसमें भी आपको ये लिखना पड़ेगा एग्रीकल्चरिस्ट एंड नॉन एग्रीकल्चरिस्ट। आप ये नहीं कह सकते उत्तराखंडी है नॉन उत्तराखंडी, तब तो आप कोर्ट क्रैश कर देगा आपका ये पूरा प्रारूप। नहीं, वही मैं बढ़ती वहीं पर आ रहा हूँ। अभी हमारे उत्तराखंड के अंदर भी हमारे साथी लोग, नौजवान लोग भू कानून चला के मांग करें। अभी उनका भी मैंने कोई रेड फ्रेमवर्क नहीं देखा कि हम वो किस तरह का भू कानून चला रहे हैं, है ना। तो हमने भी कहा कि हमने जो पुराना भू कानून बनाया है उसमें जो जनता की नई परिस्थिति में खेती की जमीन को बचाने के लिए आवश्यकता है, और हम उसके साथ हैं। हमारी सरकार आएगी तो हम सबसे फ्रेमवर्क करके, विचार विमर्श करके उत्तराखंड की कृषि जमीन को बचाने के लिए सख्त कानून, जिस तरह हिमाचल प्रदेश में भी है या देश के अन्य राज्यों में भी है। 300 लेकिन सर हिमाचल प्रदेश में तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उन्होंने तो अपने कानून को 9 शेड्यूल में डाला है। सर आप इतना उसको फंसा क्यों रहे? आप तो सीधे कहिए साहब, लैंड इज द स्टेट सब्जेक्ट, आपके पास लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है, आप कानून बना सकते हैं, आप क्यों उसे फंसाने की बात कर रहे हैं? आप मुझे मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। इस देश में अलग अलग रूप से विभिन्न कानून को बचाने के, राज्यों के अधिकारों को बचाने के लिए एक अनुच्छेद है, उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन सवाल है, हमने तो अपने कानून के तहत का ना, आज सरकार बीजेपी की है, अब बीजेपी अपना फ्रेमवर्क दे दे,
जनता के जो आंदोलनकारी है उनको भी एक अपनी पूरी मूवमेंट के आधार पर किस तरह का वो भू चाहते हैं। सिर्फ भू कानून हमको चाहिए, इससे काम नहीं चलेगा। जनता के हर सेक्शन को, आंदोलन जो इसमें जुड़े हुए हैं, जो सामाजिक सोशल संगठन के लोग हैं, राजनीतिक दलों को ड्राफ्ट तो सरकार लेके आएगी ना। आप सुझाव मांगे बट ड्राफ्ट तो सरकार लेके आएगी। हम तो इसमें कमिटेड है, हमने कह दिया है कि हम उत्तराखंड की नवीन परसाली जी, आप इस मूवमेंट को हम कमिटेड है। 2022 में कांग्रेस की सरकार आएगी, हम खेती की जमीन को बचाने के लिए प्रतिबद्ध, कटिबद्ध। जब राज्य बना था 2012-13 का मैं आंकड़ा दे रहा था, आपका एग्रीकल्चर लैंड नियर अबाउट 12 to 13% थी। आज वो 9% पे आ गई, अगले 2-3 साल में वो 8% पे आ जाएगी। तो नवीन परसाली जी, आप इस तरह के इश्यूज पे क्यों नहीं ध्यान देते? आप बाकी सारे इश्यूज पे बोलते हैं, बट व्हेन इट्स कम टू लैंड लॉ, एक स्ट्रिक्ट लैंड लॉ, आप चुप हो जाते हैं। नहीं, हम बिल्कुल चुप नहीं होते भट्ट जी। हमारे पूरे संज्ञान में है कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जो लगातार कृषि जोत भूमि में कमी आ रही है, कटाव की वजह से या अन्य कारणों से, वो लगातार एक चिंता का विषय है, उसको बनाए रखना है। बल्कि हमारे यहाँ आप देखते हैं बहुत सारे किसान हैं जिनके पास 2 नाली 3 नाली जमीन होती है। अब 2 नाली 3 नाली और उसमें भी एक आपका नदी के किनारे होगा, एक पहाड़ के किनारे होगा, तो 1-2 किलोमीटर की दूरी पर 4 खेत आदमी के होते हैं और वो पैदल चल चल कर अपनी ज़िंदगी गुजार देता है और लास्ट में खाने के लिए नहीं होता है। तो हमारी तो मांग हमेशा है कि हमारे जंगलों को भी हमने कृषि और पशुपालन आधारित बनाने हैं। 10,000 वर्ग किलोमीटर का जंगल जो हमारा कम से कम कृषि और पशुपालन आधारित होना चाहिए। अगर आप भूमि को बचाने की बात करते हैं तो जो भूमि पर आश्रित हैं उन लोगों की जब तक इनकम को आप बढ़ाने का जरिया नहीं ढूंढेंगे, कृषि को आप इनकम का सोर्स आप नहीं बनाएंगे, तब तक वो उसमें इंटरेस्ट नहीं करेंगे। आज आप जंगलों में देखते हैं, हमारे गाँव में, हमारे पहाड़ों में जो खेती होती है, बंदर और सुअर उसको खा जाते हैं। किसान पूरी मेहनत करता है, उसके बाद कुछ बचता नहीं है। आज हमारे गांव में फलों के इतने पेड़ होते थे, आज एक पेड़ नहीं होता, सारे बंदर खा जाते हैं फल। तो लोग आज इंटरेस्टेड ही नहीं है। बिल्कुल तो सही कहा। मैं दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से एक सवाल पूछूंगा, लेकिन मैं शांति प्रसाद भट्ट जी इन का चीजों को भी सोचना बहुत जरूरी है। शांति प्रसाद भट्ट जी, आपने ना अपनी जो, जिसको हम कहते हैं क्रेडिबिलिटी, आपकी पार्टी ने अपनी विश्वसनीयता को खत्म किया सत्ता के लालच में। कभी आप बीजेपी के साथ, कभी आप कांग्रेस के साथ, आज आप कह रहे हैं आपने लूट दिया। उस लूट के भागीदार तो आप भी थे, इसका मतलब। तो रमेश जी, पहले मैं इसका जवाब दे दूं, उससे पहले मैं बताऊं कि आम आदमी पार्टी भी कह रही ज़मीन बचाएंगे, भाजपा भी कह रही, कांग्रेस भी कह रही। तो ज़मीन लूट कौन रहा, किसके इशारे पे लूट रहा, ये चीज़ सवाल है। जनता के सामने सच बोलने में दिक्कत कहाँ आ रही है, इस बात को जनता धीरे धीरे समझ रही है। अब दूसरा सवाल जो आपने किया है, आपको जानकारी होनी चाहिए 2002 से लेकर 2007 तक, जब पहली सरकार चुनी गई तो हम विपक्ष की भूमिका पे थे। अगर परिसीमन के लिए लड़े तो हम, संविदा कर्मचारियों को, शिक्षा मित्रों को रेगुलर कराने के लिए लड़े हम, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड की ज़मीनों को बचाने के लिए जेल भरो गए, जेल भरो आंदोलन किया हमने। उत्तराखंड के बुनियादी सवालों में हमने जब कांग्रेस को घेरा तो तब उस समय पर अखबारों की फ्रंट खबर यह बनती थी कि ये राज्य आंदोलनकारी हैं, इनको विरोध करना आता है। और 2007 में हमने सोचा कि जनता जब सत्ता के नज़दीक जाने की बात कर रही तो बुनियादी सवालों में भाजपा को समर्थन क्या दिया, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड को लपेटने पे आ गई। उसके बाद देखिए, सुनिए रमेश जी, बात को आने दीजिए, देखिए आप बात को समझ तो लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। जब हमने 9 बुनियादी सवालों में भारतीय जनता पार्टी से साथ की बात करी तो भारतीय जनता पार्टी ने जो इलू इलू किया वो जानते नहीं है। भगत सिंह कोश्यारी और भुवनचंद खंडूड़ी के मामले में कितना बड़ा 18 दिन लगे भाजपा को, और उसके बाद भुवनचंद खंडूड़ी जी को जो टास्क दिया गया, उस टास्क में उन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल को जितना डैमेज मारना था मारा, हम इसको स्वीकारते हैं। मगर हमारा बड़ा दिल देखिए, भारतीय लोकतंत्र में कहीं ऐसा कोई क्षेत्रीय दल नहीं है जिसने सरकार में मंत्री को ही पार्टी से बाहर कर दिया। तो ये हमारा अपने राज्य के प्रति कमिटमेंट है। हमारे को कितना ही बदनाम कर लीजिए, फर्क नहीं पड़ता। आपके नहीं, आपके कमिटमेंट को, पब्लिक को आपका कमिटमेंट दिखना चाहिए ना। तभी तो जोशी जी आज आपकी देवभूमि डायलॉग में एक तरह से मखौल उड़ा रहे, भाई आप कहीं नहीं है, आपको कहीं नहीं है, 3 में न 13 में। रमेश जी, इस बात को समझने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी का कोई राजनीतिक चरित्र है क्या? ये जम्मू कश्मीर में महबूबा से इलू इलू कर लेते हैं, इनका कोई राजनीतिक अस्तित्व है? ये तो सारे कांग्रेसियों को गोद बैठा के बोलते हैं ये भाजपा है। ये बेचारे आरएसएस वाले जो बेचारे जिंदगी बर्बाद करे बैठे, वो बेचारे इनका बस्ता बोक बोक के परेशान है। 22 में जनता इनको सपना दिखा देगी। रही बात उत्तराखंड क्रांति दल की, मगर उत्तराखंड क्रांति दल का ये मानना है, हमने इस बात में बिल्कुल तय किया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ कोई संबंध हमारा नहीं होगा। हम जनता के बुनियादी सवालों पे सड़कों पे आंदोलन करेंगे और विधानसभा में विपक्ष में बैठकर इनको राजनीतिक रूप से शांति प्रसाद भट्ट जी, अब सुरेश जोशी जी को मैं लाता हूं, उसके बाद प्रदीप जी आएंगे। सुरेश जोशी जी, 2003 में उत्तराखंड के किसान की जो वार्षिक आय थी
वो महीने की आय थी वो हिमाचल प्रदेश के किसान से ज्यादा थी 2003 में। 2013 में हिमाचल प्रदेश के किसान की आय में 3 गुना इजाफा हुआ और हमारे यहां केवल 15% की बढ़ोतरी देखी गई। सर ऐसा क्यों? देखिए रमेश जी, जो आप आंकड़े अभी दे रहे थे कि उत्तराखंड में राज्य बनने के पहले जो कृषि योग्य भूमि थी और आज जो कृषि योग्य भूमि है उसमें कितनी कमी आई है, आपने उसके 3% की उसकी गिरावट का एक आंकड़ा दिया था। देखो, आपको ये समझना होगा सबसे पहली बात तो कि जो हमारे 9 पर्वतीय जनपद हैं, क्योंकि आज हम अगर भू कानून की बात कर रहे हैं तो भू कानून का जो मुद्दा है वो पर्वतीय 9 जनपदों से लगा हुआ मुद्दा है। 9 पर्वतीय जनपदों के युवाओं की, 9 पर्वतीय जनपदों के माता बहनों की उनकी मांग है कि सख्त भू कानून होना चाहिए। इस बात पर भी प्रदीप जी ने भी अपनी हामी भरी। जो आपकी 3% की लैंड कम हुई है कृषि योग्य, तो वो जमीन भी आपकी मैदानी क्षेत्र की कम हुई है, जहां पर आपने चाहे रियल एस्टेट पे डेवलपमेंट किया, चाहे आपने इंडस्ट्रियल पे डेवलपमेंट किया, तो क्योंकि वो जमीन तो वही थी ना जिसको आपने 143 किया, क्योंकि पहले तो कृषि योग्य जमीन थी। अगर 50,000 हेक्टेयर तो मैं पढ़ रहा था आपका फॉरेस्ट लैंड कम हो गई सर, उसमें सबसे ज्यादा आपने माइनिंग के सेक्टर में थी। मेरा सवाल ये नहीं है सर, मेरा सवाल ये है कि जो हमारा किसान था, जो हमारा किसान था, आपकी शंका का नहीं, आप आधे में प्रश्न मत छोड़िए ना, आपसे प्रश्न किया तो उत्तर लो। नहीं, मैं वही प्रश्न जो मैंने आपसे पूछा था सर वही पूछ रहा हूं। नहीं, मैं पहली बात सुनिए, मैं पहली बात बताऊं कि जिस तरह से देश और दुनिया के अंदर रियल एस्टेट से लेकर के डेवलपमेंट आया है इन 10, 12, 14 सालों में, उससे जो है कि पूरे देश की कृषि योग्य जो जमीन थी उसमें कमी आई है, उसमें कोई अलग से उत्तराखंड में नहीं आई। जहां तक देखिए आप इनकम ऑफ सोर्सेज की बात कर रहे हैं, अगर आप उत्तराखंड की जीडीपी को राज्य बनने से पहले की और आज की जीडीपी को देखेंगे तो उसमें कितने गुने का अंतर है। भाई मैं मानता हूं, सुनिए आप देखिए, नहीं, आपको जो सूट कर रहा है वो आप मुझे बता रहे हैं। मैंने नहीं कह रहा हूं, मैंने एक सर जोशी सर, मैं आपसे उत्तर तो ले लीजिए। सुरेश जी एक बात, मैंने आपसे एक सीधी बात पूछी। हमारा किसान 2003 में हिमाचल के किसान से ज्यादा मासिक आमदनी करता था। 10 सालों में ऐसा क्या हुआ कि वो बहुत नीचे आ गया और हिमाचल का किसान जो है वो दुगुने से ज्यादा पहुंच गया? ये मैं आपसे जानना चाहता हूं सर। देखिए, पहली बात मैं वो उसी पर आ रहा हूं ना। आप देखिए कि हिमाचल की जीडीपी उत्तराखंड की जीडीपी को उठाइए। आप जो है कि उत्तर प्रदेश में जब हम थे आप उत्तराखंड में आ गए, उस जीडीपी को उठाइए। भाई आपकी इनकम बढ़ रही है, इनकम ऑफ सोर्सेज बढ़ रहे हैं, आप प्रगति कर रहे हैं। आप उस चीज को भी देखिए ना, आपका एक सेक्टर कमजोर हो सकता है, दूसरा सेक्टर मजबूत होगा। सर मैं बताऊं कैसी प्रगति करें सर? ओके सर, सुनिए देखिए सर, 2.5 लाख प्रति व्यक्ति आई हरिद्वार में रहने वाले व्यक्ति की है और 88,000 रुद्रप्रयाग में रहने वाले व्यक्ति की है। 2,30,000 उधम सिंह नगर में रहने वाले की प्रति व्यक्ति आय है और बागेश्वर में रहने वाले की 85,000 है। सर ये है आर्थिक गैप की सबसे बड़ी कहानी जो आप लोगों के सामने। ये जो आपके आंकड़े हैं ना, सुनिए पहली बात तो मैं आपको एक बात और बताऊं। एक बात देखो, आप लोग टीवी चैनल में नहीं सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। ये इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े हैं। नहीं मैं इकोनॉमिक सर्वे का भी बता देता हूं। आपका जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है सर, आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट है। अरे सुनिए तो सही, मैं एक बात देखिए, मैं आपको एक बात ये समझाना चाहता हूं। पहली बात तो कि उत्तराखंड जो है, पहले आपको उत्तराखंड को समझना पड़ेगा कि अगर राज्य बनने के बाद टिहरी का, पौड़ी का, बागेश्वर का, भीमताल का व्यक्ति अगर वो वहां से उठ करके हरिद्वार में आ रहा है, वो हल्द्वानी में आ रहा है, तो आप ये भी समझिए कि भाई हमारे ही लोग नीचे आ रहे हैं। ऐसा है कि उत्तराखंड में ऐसा है कि कोई बात, मैं उसका भी आपको परसेंटेज देता हूँ। सुनिए आप, उसका भी मैं आपको परसेंटेज देता हूँ। उत्तर प्रदेश के समय सर स्पेसिफिक सुनिए ना रवि जी, विषय को सुनिए। देखिए सुनिए, मैं आपको एक वो दे रहा हूं मैं आपको, आप आंकड़े तो हो ना। जो हमारे 3 जनपद हैं, जैसे हमारा हरिद्वार है, देहरादून है और उधम सिंह नगर है, जिसको मैदानी मानते हैं क्योंकि हरिद्वार थोड़ा हमारा पर्वतीय भी है। इन 3 जनपदों में उत्तराखंड बनने से पहले जो लोगों का शिफ्टिंग का कार्यक्रम था उत्तर प्रदेश के टाइम पे, उस पे जिस रेशियो में हमारे पर्वतीय क्षेत्रों से इन 3 जनपदों के अंदर लोग आए, उस रेशियो में बाहर से लोग नहीं आए। वो आधा का मैं कह सकता हूं कि 10% भी नहीं है। इसलिए अगर आपकी पर कैपिटा, सुनिए, आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, जो वहां से लोग नीचे आ रहे हैं उनकी इनकम बढ़ रही है, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर की इनकम जो कम है उसके भी आप कारण देखिए जो खेती हम आज से 20 साल पहले कर रहे थे, आज उस खेती को हम कर ही नहीं रहे।
भाई हमारी खेती तो बंद हो गई है, हम तो कह रहे हैं 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो का चावल बीपीएल का ले लो। भाई जब आप खेत पे जाओगे नहीं, खेती करोगे नहीं, बागवानी करोगे नहीं, तो इनकम कहां से बढ़ेगी? आप तो डिपेंड इस बात पर हो गए कि साहब पीलीभीत से सब्जी जाएगी, हल्द्वानी से सब्जी जाएगी, उधर चंडीगढ़ की सब्जी जाएगी, इधर से सामान जाएगा और हम जो है कि अपना बैठ जाएंगे। बेसिकली देखिए ये विषय जो है जिससे आप पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं, उसके कई कारण हैं। प्रदीप जी, सुरेश जोशी जी ये कह रहे हैं कि पहाड़ी जिम्मेदार है, अगर उसकी पर कैपिटा इनकम कम है, उसके पास कम पैसे जा रहे हैं, उसकी आर्थिक उन्नति नहीं हुई है, उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। प्रदीप जी आप जवाब दीजिए। अब सुरेश जोशी का बात का आप यह अर्थ है, मैं तो खैर इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं मतलब बुनियादी आप उनकी बात से सहमत हैं? प्रदीप जी आप उनकी नहीं, बात मैं से सहमत नहीं, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। कमता जी, अगर इतनी बड़ी बात पर आप कोई टिप्पणी नहीं कर सकते तो आप मित्र विपक्ष की भूमिका निभा रहे। सर इतनी बड़ी बात उन्होंने कहा, कह दी कि हमारे किसान निठल रहे हैं, हमारे पहाड़ी लोग निठल रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी, इसका तो विरोध होना चाहिए था बहुत बड़े शब्दों में आपकी तरफ से, और आप मित्र विपक्ष की भूमिका। प्रदीप जी बोलिए प्लीज। देखिए मुझे अगर कोई बीच में टिप्पणी करता टूटता तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इस तरह की डिबेट में भाग भी नहीं लेता। प्रदीप जी अगर आप कहिए अपने पैनल को एंकर, अगर 4 एंकर है तो मैं क्या करूंगा इस डिबेट में? बुनियादी प्रश्न है, देखिए बुनियादी प्रश्न है, हम उस चीज के मर्म में ही नहीं जा रहे। जो उत्तराखंड राज्य 20-22 साल, हमारे 21 साल इस राज्य को बंद किए, जो प्रश्न उस समय भी उठा, हम भी उठाए, ये कांग्रेस और बीजेपी के राजनीतिक चश्मे से नहीं, उत्तराखंड के लोगों के नागरिकों के हिसाब से हमको देखना पड़ेगा कि जो विकास इस वर्ष में हुआ, उस विकास में जिन लोगों ने राज्य की बड़ी लड़ाई लड़ी थी वो थोड़ा पिछड़ गए। पर्वतीय जनपद और मैदानी जनपदों के बीच में एक असंतुलन विकास था, इस बीच में हुआ है, और उसी कारण से जो पर्वतीय क्षेत्रों की भूमि है, खेती है, वो पिछड़ गई, उस पर फोकस नहीं हुआ है। अगर इस बात को हमने ध्यान में नहीं रखेंगे, क्योंकि आज की जो पर कैपिटा इनकम है, क्योंकि जो उधम सिंह नगर हरिद्वार में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है, उसके आधार पर हम जोड़ के पूरे राज्य की इनकम बढ़ जाती है, उन जिलों की इनकम बढ़ जाती है। लेकिन मूल अवधारणा यही है कि क्या हम इस असंतुलन को दूर करने के लिए क्या पैमाना लाएंगे, कोई फॉर्मूला लाएंगे, और उसके लिए सबसे बड़ी बात है जिसको पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने भी कहा था कि पर्वतीय खेती पर, पर्वतीय फसलों पर, पर्वतीय अनाज पर, उस पर हमको फोकस करना पड़ेगा। और तभी हम पर्वतीय क्षेत्र के, आखिर पर्वतीय क्षेत्र में बड़ी इंडस्ट्री तो आ नहीं सकती, हम बाहर के इंडस्ट्री को ला नहीं सकते। हमारे पास छोटी जोत की जमीन है, खुद अभी शांति जी भी कह रहे थे 2-2, 3-3 नाली, या दूसरे मित्र कह रहे थे। तो जिन 80% किसानों के पास कम जोत की उन्हें वहां की खेती को फोकस करने की जरूरत है। और जब तक ये असंतुलन दूर नहीं होगा राज्य के पर्वतीय हिस्सों का, राज्य के मैदानी अंचलों का, तब तक ये भूमि बनी रहेगी। एक लार्जर डिबेट की बात की, मैं आपसे एग्री करता हूं कि वो वाकई हमें अपने इकोनॉमिक मॉडल को उस समय बैलेंस करना था, क्योंकि हमने जो फोकस किया वो 3 जिलों में किया और पहाड़ी जिलों की तरफ अपने उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नवीन परसाली जी आपका पॉइंट। जी बिल्कुल सही बात है कि उत्तराखंड बनने के बाद जो इसका कॉन्सेप्ट था, अवधारणा थी, वो पीछे हट गई। आप ये देखते हैं कि हमारे जो पर्वतीय राज्य हैं वहाँ पर कभी इस हिसाब से ध्यान नहीं दिया गया कि हम उनकी इनकम को कैसे बढ़ाएं। आप देख सकते हैं पर्वतीय क्षेत्र के लिए बहुत सारी स्कीम बाहर से एनजीओ के द्वारा भी आती है, बाहर की कंट्रीज भी भेजती है और हमारी सरकारें भी करती हैं। लेकिन जो समूह वहाँ बनाए जाते हैं, दूसरी चीज़ें जो होती है, वहाँ पर अधिकारी कागजों में हेरफेर करके उस पैसे को कहीं का कहीं डाइवर्ट कर देते हैं और कागजों में उनकी पर कैपिटा इनकम तो बढ़ जाती है, पहाड़ के लोगों की इनकम बढ़ती है, लेकिन जेब में 1 रुपया नहीं आता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना है कि आज हमारे लोगों के सर, हमारी तो बेसिकली मनी ऑर्डर इकोनॉमी है। अगर आज भी आप देखें पहाड़ों में, नहीं आप थोड़ा सा आपका ई ट्रांजैक्शन बढ़ गया, लेकिन हमारी मनी ऑर्डर इकोनॉमी कही जाती थी पहाड़ों में। बिल्कुल नहीं, वो मनी वो है क्योंकि हमारे पलायन का हम शिकार रहे। लोग या तो हमारे फौज में होते या फिर दिल्ली बॉम्बे जगहों पर नौकरी करते थे, तो वहाँ से मनी ऑर्डर आते थे। मेरा कहने का मतलब यह है कि और भी काफ़ी सारी सरकारी स्कीमें हमारे लोगों के लिए आई, लेकिन वो उन स्कीमों का लाभ उनको नहीं मिला, लेकिन कागजों में तो उनकी इनकम बढ़ गई ना। अगर किसी समूह को आज 2 लाख 2.5 लाख अगर किसी व्यापार के लिए दिए जाते हैं, वो कागज में दिखाए जाते हैं, उन लोगों को पता नहीं होने की वजह से उनके पास पैसा आया ही नहीं है। वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा गया नेताओं के जेब में, वो पैसा गया अधिकारियों के जेब में। आप नेताओं को, अधिकारियों को यहाँ अगर देखेंगे तो उनके 1-1 हज़ार बीघा जमीन मिलेगी। कई ऐसे अधिकारी नेता मैं बता दूंगा आपको,
कई अधिकारी हैं, अगर उनकी छानबीन की जाए, उनसे पूछा जाए कि इतना पैसा कहां से आपके पास आया, तो सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। तो आप लोग छानबीन कर रहे हैं क्या? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, उनको एक्सपोज किया जाएगा। हम करेंगे इस बात को, भ्रष्टाचार जहां भी हुआ है उसको बिल्कुल उजागर किया जाएगा, जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी किया जाएगा। ओके, नवीन परसाली जी, शांति प्रसाद भट्ट जी। देखिए रमेश जी, इन 20 वर्षों में सत्ताधीशों के द्वारा जब हम ये कहते हैं कि भाई चकबंदी उत्तराखंड में सख्ती से लागू करो, ज़मीनें इधर उधर हैं, खेती करने में दिक्कत होती है, तब ये सरकारें बोलती हैं कि ये संभव नहीं है। दूसरी ओर जब पूर्व मुख्यमंत्री देहरादून गैरसैंण में ज़मीन खरीद कर खुलेआम लहराता है रजिस्ट्री ये कहकर कि आओ उत्तराखंड की ज़मीनों को खरीदना है, मैंने खुली छूट दे दी, उसमें इनके बड़े बड़े जो बिल्डर होते हैं वो पूरे गांव के गांव खरीद लेते हैं, वहां पर इनको दिक्कत नहीं होती एक दूसरे से गांव वाले को सहमत करने आने में। कहने का मतलब रियल है एस्टेट के लिए आप जमीन नहीं खरीद सकते, आपको एक्सक्लूसिवली उन सेक्टरों के लिए लेनी है सर। देखिए सवाल ये नहीं है, मैं कह रहा हूँ कुछ भी करें, आखिर एक ऐसी नीति क्यों नहीं बनती भाई, स्थानीय ग्रामीण की जो बेहद कीमती ज़मीन है उसके साथ पार्टनरशिप कर लें, उस गरीब को भी 10% का पत्तीधारक बना लें, उसकी ज़मीन पर जब तक तुम्हें दोहन करना है करो, उसके बाद जाए वो अपनी ज़मीन पर रहे। मगर उत्तराखंड में ऐसा कौन सी आफत आ गई कि जब तक पर्वतीय मूल का व्यक्ति अपना अस्तित्व खत्म नहीं करेगा तब तक उसका विकास नहीं होगा। ये कौन सा मॉडल है भाई? जब हम उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौर पे कहते थे तब यही लोग बोलते थे ये तो बेवकूफ़ लोग हैं, उत्तराखंड में भुखमरी आ जाएगी अगर उत्तराखंड राज्य बन गया, खाएंगे कहाँ से? अब रे भाई हमको हमारे हाल में छोड़ दो, अब ये लूटने के लिए आ गए, अब हमारी ज़मीनें भी बेच रहे, हमारे संसाधन भी, नौकरी भी, अब हम कह रहे हैं भाई हमारा अस्तित्व बचाओ, जमीन बचाओ। अब ये कह रहे हैं कि देखो इसमें हम कर नहीं सकते, ये तो इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट खत्म कर देंगे, ये तो बाहर वालों का विरोध। हर चीज को गलत तरीके से जनता के बीच में लेकर आना ये सत्ता की बेईमानी है। हमारा ये कहना है पहाड़ का विकास भौगोलिक आधार पर कीजिए, सांस्कृतिक हमारी संस्कृति बचाइए, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आर पार की लड़ाई होगी। चाइना नेपाल अगल बगल पे बैठा है हमारे लिए खतरा, क्या दिख नहीं रहा है सत्ता को? ओके सुरेश जोशी जी, बिकॉज आप भी जानते हैं सर कि जमीन राज्यों का विषय है और आपके पास वो पूरी क्षमता है, जब आप अध्यादेश ला सकते हैं तो आप बदलाव भी कर सकते हैं। तो आपके इंटरनल क्या चर्चा चल रही है बीजेपी में एक मजबूत भू कानून को लाने की, आपकी इंटरनल चर्चा क्या है? रमेश जी, पहली बात तो देखिए, आप और हम जब प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, बातें हो रही हैं, अब आप अपनी बात को सुरेश जोशी के ऊपर थोपने का प्रयास न करें, मेरा बड़ा आग्रह है आपसे। आपने कह दिया कि पर्वतीय क्षेत्र के लोग जिम्मेदार हैं, मैंने ये शब्द का न प्रयोग किया न मैं अभी कह रहा हूँ। आपने तो कहा है भाई साहब कि काम नहीं करते, आप बाढ़ के लोग काम नहीं करते, चले जाते हैं। सुनिए, आपने कहा सुनिए शांति जी, आप अब आप फिर बीच में बोलने लगे। देखिए भाई साहब, आप ही बोल, शांति जी एक मिनट, शांति जी एक मिनट, हाँ बोलिए जोशी जी, प्लीज कंप्लीट कर लीजिए। शांति जी उनको बात करने दिए, फिर आप बोल लीजिएगा। देखिए, मैंने उस विषय को कहा कि मैंने कहा आज उत्तराखंड की परिस्थिति क्या है, उत्तराखंड का दर्द क्या है, मेरा वो विषय था। मैंने कहा कि भाई हम लोगों की जो खेती है उस खेती को हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे के कारण है, कहीं पर सिंचाई की दिक्कत है, कहीं पर जो है कि जंगली जानवरों की दिक्कत है। आप सही लाइन पे आए ना, अब आपने सही बात कही। सुनिए ना, पहले पूरी बात को सुनिए। अब मैं जो कह रहा हूं, मैं उसी बात पर फिर दोबारा आ रहा हूं कि आज जो पर्वतीय क्षेत्रों पे जो लोग रह रहे हैं वो सिर्फ जो है कि मार्केट से जो ट्रेडिंग का सामान होता है या सस्ते गल्ले की दुकान से जो पीडीएस का सामान आता है उसको ला करके उपयोग कर रहे हैं। अभी हम अपनी जो हमारी कृषि है, जिस कृषि की हम आज बात कर रहे हैं, उस कृषि का कहीं भी उपयोग नहीं हो रहा है। अगर आप जैसे प्रदीप जी से अभी मैं बात कर रहा था, प्रदीप जी अगर सोमेश्वर घाटी से आगे सल्ट की तरफ को निकलेंगे तो वहां पर को कम से कम 10 किलोमीटर का एरिया मैंने भतरस्तान से आगे का देखा, जो नदी के किनारे का था, पूरा बंजर पड़ा हुआ है और मैंने उसकी जानकारी दी, पूरी नाप जमीन है जिसको पहाड़ में सेरा कहते हैं। यानी आज जो आवश्यकता है, भू कानून की आवश्यकता तो है ही है, लेकिन भू कानून के साथ साथ ये भी आवश्यकता है क्या हमारी जो नाप जोत की जमीन है उस जमीन को हम उसका कृषि में उपयोग कैसे करेंगे। सरकार की एक नहीं 10 योजनाएं हैं, फल पट्टी की सरकार की योजना है, सरकार की जो है कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हर्बल की योजना है। मैं आज ही एक बॉर्डर आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। जौनसार बाबर में जाखाधार एक जगह है और वहां पर समून एक गांव है, वहां पर एक मिस्टर नेगी, और सभी राजनीतिक दलों को इसको सुनना चाहिए सर, उन्होंने पहाड़ का सीना चीरकर, पत्थर निकालकर, पत्थरों की दीवार बनाकर उत्तराखंड को एक ऐसा हॉर्टिकल्चर का मॉडल दिया जिसको आप देश दुनिया को दिखा सकते हैं
लेकिन मैं चाहता हूं कि जो राजनेता देखिए रमेश दिल्ली जी, में इतना समय बिताते हैं वो उन नेकी साहब से मिले, उनके मॉडल की तारीफ करें, उनको हौसला दें और उसको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रेप्लिकेट करें। ये क्यों नहीं होता हमारे राज्यों में? देखिए मैं आपको बताता हूं कि आज कोको कोला के सौजन्य से उत्तरकाशी जनपद में विद इन 3 ईयर 200 सेव के बगीचे डेवलप किए गए हैं। आप उनको भी दिखाइए कभी। 200 सेव के बगीचे डेवलप किए गए हैं, जो है कि 14 महीने 15 महीने में जो सेव वो 5 किलो 7 किलो फल दे रहा है, वो भी काम हुआ है। अभी मैं पिथौरागढ़ में बैठा हूं, पिथौरागढ़ के आपसे सामने चर्चा कर रहा हूं। मेरे आसपास के 10-12 गांव ऐसे हैं जिन गांव में आज पर डे 100 कुंटल तक भी सब्जी आ रही है रोज। अभी हम जो सब्जी परचेज कर रहे हैं सारा लोकल का टमाटर है, लोकल की भिंडी है, गोभी है, अपनी शिमला मिर्च है। ऐसा भी नहीं कि नहीं हो रहा है, लेकिन प्रश्न कहां पर खड़ा है? प्रश्न यहां पर खड़ा है, थोड़ा सा हल्का उसको शांति जी ने अभी टच किया, प्रदीप जी ने उस पर थोड़ी चर्चा की। अभी सबसे पहले जो हमको भू कानून को बनाने के साथ साथ पहले हमको जो हमारी लैंड के टाइप है, कहीं पर जेडे है, कहीं पर नॉन जेडे है, कहीं पर नाप है, कहीं पर ग्रांट लैंड है, सारी लैंडों को कैसे हम एक करें और उसकी हम चकबंदी कैसे शुरू करें। हमको ये भू कानून तो लाना ही लाना है, जमीनों को बचाना ही बचाना है, इस पर भी हमको काम करना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि सरकारों की ओर से, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, अभी एक मेरे कोई मित्र एनजीओ का भी जिक्र कर रहे थे, चाहे एनजीओ जो हो वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह इंप्लीमेंट होना चाहिए, जिस इच्छा शक्ति से हमको इंप्लीमेंट करना चाहिए, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी है। सुरेश तो जी, आपने कोको कोला का एग्जाम्पल दिया, काश आप अपनी सरकार का एग्जाम्पल देते कि मेरी सरकार ने फला 20 सेब के बाग लगाए। हम नहीं भेजा। अरे सर एक बताइए सर, कोको कोला ने तो आपने पार्ट ऑफ पॉलिसी, देखिए सर वो पार्ट ऑफ पॉलिसी नहीं, सुनिए सर मुझे कोको कोला से दिक्कत नहीं है, लेकिन कोको कोला का जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड लगाकर आप कह रहे, मैं कह रहा हूं आपकी सरकार का मॉडल बताते ना। अरे सुनिए ना, पहले बात तो सुनिए। अरे सर आपने उद्यान विभाग का एग्जाम्पल देते, आप कोको कोला का एग्जाम्पल सुनिए ना, मैं बता रहा हूं आपको। भारत की सरकार ने जितने इस देश के अंदर काम करने वाले उद्योगपति थे, सबको टारगेटेड दिए कि आप कृषि के क्षेत्र में काम करो, आप बागवानी के क्षेत्र में काम करो। मैंने कोको कोला का इसलिए एग्जाम्पल दिया कि ये सरकार ने ही बोला कि आप जाकर के उत्तरकाशी में 200 बगीचे डेवलप करिए। ये आज तक नहीं हुआ कभी, ये पहले भी हो सकता था। अगर आपको 200 बगीचे वहां डेवलप हो गए, मेरे किसान उत्तरकाशी के खड़े हो गए, उसमें भी दिक्कत होगी क्या? नहीं, मुझे वो भी सरकार की इच्छा शक्ति थी, मुझे तो वो भी सरकार की इच्छा शक्ति थी, बिना सरकार की इच्छा शक्ति के नहीं हुआ। जोशी जिस जी, बात को आप कह रहे हैं, अगर आप कहते कि 200 बगीचे मेरे प्रदेश के उद्यान विभाग ने डेवलप किए तो आनंद आ जाता। अब आप कह रहे कोको कोला, अब आप कहें, मैं आपको बताऊं सर, ये कब तक आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आप डेवलपमेंट बैंक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, इन पे कब तक भरोसा जताते रहेंगे? कुछ खुद भी तो करने की देखिए ऐसा है, सुनिए मैं आप स्टेट गवर्नमेंट की भी बात बताता हूं। स्टेट गवर्नमेंट का जो हमारा उद्यान विभाग है, जो हमारा कृषि विभाग है, उन दोनों विभागों ने भी एग्रीकल्चर के फील्ड में या बागवानी के फील्ड में, मैं भी आपको जहां पर मैं बैठा हूं वहीं का बताऊं, आज ही दिन में मेरा पिथौरागढ़ के जो उद्यान अधिकारी हैं मिस्टर वर्मा, उनसे मैंने जो है कि 10-12 बगीचों का आज ही प्रोजेक्ट तैयार कर करके सेव के बगीचों के लिए फाइनेंस जो 12 से 14 लाख रुपए वो दे रहे हैं, उसकी आज फाइनल स्टेज में हम उसको ले गए हैं। हमारे अकेले पिथौरागढ़ जनपद का 1.25 करोड़ रुपए बजट है। मैं स्टेट की भी बता रहा हूं, मैं आपको वो नहीं है, लेकिन प्रश्न ये है कि भाई चाहे हम किसी बैंक से ले रहे हैं या ले रहे हैं, लेकिन कुछ हो तो रहा है ना। प्रदीप जी वो उस पर भी चिंता है क्या? नहीं प्रदीप जी, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है सर, हमें जो हमारे डिपार्टमेंट है, जो हमारी क्रेडिबिलिटी है, हम उस पर क्यों नहीं फोकस करते? हम क्यों नहीं अपने उद्यान विभाग को ये टारगेट करते कि साहब हमें इतने बाग लगाने हैं, हमें इतनी उत्पादन करनी है, हमें इतना जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट बनाना है ये, और हमें इतनी इनकम अपने फार्मर्स की बढ़ानी है। अब साहब आपने कह दिया 2022 तक हम किसानों की अपनी आय दुगुनी कर देंगे। अरे साहब कैसे करेंगे, उसका मॉडल तो बताइए। रमेश जी मैं कहूं, रमेश जी हेलो सर, मैं सुन रहा हूं, रमेश जी मैं सुन रहा हूं। हाँ, मैं बुनियादी रूप से एक तो सुरेश जोशी की बात सुन रहा था, मुझे बड़ी हास्यास्पद भी लगी वो बात। कोको कोला का जो मॉडल है, कोको कोला के पास कोई भी ऐसा मॉडल नहीं है कि वो दुनिया में कहीं पर उसको सेब के बगीचे बनाए हो।
जिस जिस मल्टीनेशनल ने सिर्फ पानी की लूट को आगे बढ़ाया हो, चाहे केरल में उसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, हमारे ही उत्तराखंड में देहरादून के शहर में वहां पर इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन है। उसने उत्तरकाशी में सेब के बगीचों को बढ़ाने के लिए बड़ा योगदान दिया था। तो ये बड़ी नई चीज मैं सुन रहा हूँ, एक चीज है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार का कितना फोकस है उद्यान विभाग में, बड़ी दुख की बात है। जब उत्तर प्रदेश राज्य था, उत्तर प्रदेश में भी सबको पता था कि पर्वतीय उत्तर प्रदेश का पर्वतीय क्षेत्र जो कुमाऊं हमारा गढ़ जो आज वर्तमान राज्य है, वही हॉर्टिकल्चर का सबसे बड़ा केंद्र है। और उस ऐतिहासिक क्षण में भी हमारा जो निदेशालय था, हॉर्टिकल्चर का डायरेक्टर था, वो रानीखेत में स्थित था। और इसी 5 सालों के अंदर राज्य की ब्यूरोक्रेसी ने उस हॉर्टिकल्चर के उस जो रानीखेत का, आप खुद जानते हो, चौबटिया का जो है सेब एक समय पूरी दुनिया में मशहूर था, उस डायरेक्टर को देहरादून शिफ्ट कर दिया गया। एक तो सरकार की प्रायोरिटी यह है कि वो पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन की बात करती है, पलायन रोकने की बात है, उन तमाम संस्थाओं को वहां से हटा करके दूर ले जा रही, एक चीज है। दूसरी चीज है कि आपने इन 5 सालों में अगर इतने ही फोर्सेज, आपने क्यों इस संदर्भ में जोर नहीं कि हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र के 2 हमारे पास, जैसे हिमाचल में भी है, खेती है, कुछ एरिया में खेती है और कुछ एरिया में हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर है, उसके रूप में बढ़ने के लिए सरकार ने आखिर क्या किया? अब तो 3-4 महीने हैं, आप जब आपको समय मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, आप उससे क्या कहते हैं, चूक गए। इसको जोशी जी को मानना चाहिए। इन 5 सालों में हम राज्य की खेती पर, और सबसे बड़ा है कि भारत सरकार पिछले वर्ष क्या कहते हैं, जब हमारी यूपीए की सरकार थी, पूरे देश के हिमालयी राज्यों का फोकस इसी केंद्र देहरादून में मीटिंग हुई थी कि पर्वतीय खेती को कैसे आगे बढ़ाया जाए। उसके बाद फिर एक फोकस हुई थी कि तमाम हिमालयी राज्यों के कृषि मुख्यमंत्री की बैठक देहरादून में की जाए जो पर्वतीय खेती पर फोकस करे। ना उत्तराखंड सरकार ने, ना भारत सरकार ने पर्वतीय खेती पर कई सोच किया कि इसको आगे बढ़ाने के, वहां के किसानों की आमदनी को बढ़ाने के। ये बुनियादी सवाल। जोशी जी आप जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं बड़े सम्मान के साथ आदरणीय कमता जी की बात का उत्तर देता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा आश्चर्य है कि कोको कोला ने फंडिंग कर करके उत्तराखंड सरकार के साथ मिल करके 200 बगीचे डेवलप किए, तो उनको आपत्ति है। क्या जब कांग्रेस पार्टी कोको कोला से चंदा लेती है तब तो उनको आपत्ति नहीं होती है, लेकिन उत्तराखंड के अंदर 200 किसान भाइयों की इनकम बढ़ाने के लिए कोको कोला फंडिंग करती है, आपको आपत्ति हो जाती है? आश्चर्य नहीं, इस समय इस देश का सबसे बड़ी अगर कोई मुझे आश्चर्य होता है कि भाई अगर हम 200 बगीचे डेवलप करते हैं तो आपको परेशानी होती है, आपके कांग्रेस की फंडिंग होती है तो आपको दिक्कत नहीं होती है। तो क्या नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि कोको कोला के पास कौन सा ज्ञान है? देखिए, उसने उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर के टाइप करके यहाँ के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर, जोशी जी आप तो बहुत सम्मानित हैं, आप उत्तरकाशी जाइए और उत्तरकाशी में 200 बगीचे देखिए आइए, उसके बाद अगले दिन बहस करेंगे। इसलिए जो है कि सुरेश जोशी जी, एक मिनट सुरेश जोशी जी, ICICI जिसका आपने जिक्र किया, उससे चंदा केवल प्रदीप जी की पार्टी लेती है। आपकी पार्टी का परसेंटेज क्या चंदा लेने में आपको मालूम है? ऐसा है ना, मेरी पार्टी देखिए, अभी रमेश जी चंदे की बहस को करिए, आप चंदे की बहस नहीं, आपने चंदे की नहीं हो रही है, ये बहस इस बात की हो रही है जिस जो कंपनी हमारे उत्तराखंड के किसानों को डेवलप करने के लिए पैसा देती है उसमें इनको दिक्कत है, लेकिन इनकी को पार्टी को चलाने के लिए पैसा देती है तो उसमें दिक्कत नहीं है। फंडिंग देखो, अगर हम फंडिंग करा करके अपने 200 परिवारों को खड़ा कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी से उनको वो कर रहे हैं, पलायन को रोक रहे हैं, कांग्रेस को दिक्कत है, कांग्रेस विरोध करती है, लेकिन जब अपने लिए पैसा ले लेते हैं तब इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं। फंडिंग में तो आप ही ले रहे हैं। जोशी जी ये बताओ, कोको कोला के पास हॉर्टिकल्चर को डेवलप करने की कौन सी एक्सपर्टाइज है? मैं तो ये सवाल कर रहा था। ये सुनिए, मैं वो भी बता देता हूँ प्रदीप जी, सुनिए, मुझे लगता है उत्तराखंड के, सुनिए सर, अभी क्या जोशी जी, देखिए रमेश जी उनके प्रश्न का उत्तर देने दीजिए प्लीज। देखिए, उत्तराखंड सरकार के उद्यान विभाग के वैज्ञानिकों के द्वारा वो सारे बगीचे डेवलप किए गए, ओनली फंडिंग, सिर्फ फंडिंग जो है कोको कोला की है, उसमें जो सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड से दे दिया होगा, कॉर्पोरेट रिस्पांसिबिलिटी फंड से दे दिया होगा। चलिए छोड़िए, ICICI ने बाग लगाए, अच्छी बात है, हमारा उत्तराखंड का किसान आगे बढ़े, और प्रदीप जी के लिए आप वो सेब जरूर भिजवाइएगा उत्तरकाशी से।
लेकिन इन्होंने कहा नहीं वो रानीखेत के उद्यान निदेशालय को क्यों वहां से सॉफ्ट कर दिया आपका गया। वीडियो चला गया। ओके ओके, वो सुरेश जोशी जी उस पे नहीं बोलेंगे क्योंकि उन्हें वो सूट नहीं करता ना। एक बार सुरेश जोशी जी लाइन पे रहिए आप, मैं लास्ट में आ रहा हूं। सर एक टाइम फ्रेम बता दीजिए भू कानून को लेकर। ज्यादातर युवा साथी जो आज हमसे पूछ रहे हैं उनका ये कहना था कि रमेश भाई जरा सरकार से ये तो पूछ लो कि उन्होंने कोई टाइम फ्रेम तय किया है या उनके दिमाग में कुछ और है। थोड़ा सा इस पर नजर डाल दीजिए, बाकी मैं फिर 2 मेहमानों के पास जाता हूं। जोशी जी बहुत संक्षेप में 1 मिनट में। देखिए रमेश जी, इस उत्तराखंड के चाहे युवा हो, मातृशक्ति हो, पूर्व सैनिक हो और उत्तराखंड का हर नागरिक हो, वो जिस भी सही विषय को लेकर के जो उनकी जिज्ञासाएं होंगी और जो हमको लगेगा कि ये उत्तराखंड के लिए भू कानून में ये संशोधन करने हैं, निश्चित तौर पर सरकार उस पर संशोधन भी करेगी और उसका लाभ जो है पर्वतीय जनपदों को मिलेगा भी। और इस बात से, जिस बात की हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं कि निश्चित तौर पर जो 9 पर्वतीय हमारे जनपद हैं वहां पर बहुत कम हमारी जो है कि कृषि की जमीन है, उसको संरक्षित करना और वहां की परंपरा, वहां की संस्कृति, वहां की धरोहर को जीवंत रखना, ये सरकार का पहला लक्ष्य है। हाँ। और इस लक्ष्य को हम लोग पूरा करेंगे। शांति प्रसाद भट्ट जी, एक तो होता कानून बनाना, एक होता कानून को इम्प्लीमेंट करना। होता क्या, आप कानून तो बना देते हैं बट उसके पीछे जो लोग 10 रास्ते निकाल देते हैं उस कानून की कमी निकालने। हमें जाना है। हाँ जोशी जी आप चले जाइए। शांति प्रसाद भट्ट जी। ओके जोशी जी, शांति प्रसाद भट्ट जी। देखिए बहुत सही सवाल किया आपने कि सरकार बचने के लिए कानून में इतने कमियां छोड़ देती है जिसके सहारे बड़े बड़े पूंजीपति उसका पूरा इस्तेमाल करते हैं। मैं अपने यहाँ यमकेश्वर का उदाहरण देता हूँ। मेरे यहाँ सैंज एक गांव है पोखरी के पास। उस गांव में बाबा रामदेव ने गांव के लोगों से कहा कि मुझे ज़मीन दो, मैं तुम्हें विकास से जोड़ूंगा। उसके बाद गांव के गोचर बंद कर दिए, गांव की सड़क पे बंद कर दिया, कब्जा कर लिया। अब बताइए उस ग्रामीण की स्थिति जो अपने ही गांव में कैद हो गया, बाहर नहीं जा सकता। अब अगर बाबा रामदेव के खिलाफ शिकायत करता है तो आप सोचिए किसान की हैसियत है। पटवारी से लेकर एसडीएम तक उसका जो फुटबॉल बनाता है। आज सैंज गांव के व्यक्ति अपने ही गांव में काला पानी की ज़िंदगी जी रहे हैं। हम जैसे लोग भी उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं, करते हैं तो सरकार सुनने को तैयार नहीं है। बाबा रामदेव जिस तरीके से बेलगाम होकर सत्ताओं का दोहन कर उत्तराखंड की बेहद कीमती ज़मीनों से लेकर संसाधनों पर डाका डाल रहा है, बताइए क्या कांग्रेस रोक पाई? 85 मुकदमे एक दिन में जो है विजय बोगना सरकार ने लगाया, क्या हुआ उन मुकदमों का? ये वो सच्चाई है कि जो धीरे धीरे आज उत्तराखंड का नौजवान इस बात को समझ रहा है कि हमको दोनों राष्ट्रीय पार्टियां मिलकर गुलाम बना रही हैं। अब इसका समाधान क्या है? समाधान यह है सड़कों पे आंदोलन और ईमानदार सत्ता की ओर लेके जाना। इसमें जनता में नौजवान तो बच्चे। आप ईमानदार ज्यादा है, आम आदमी पार्टी ज्यादा ईमानदार है? देखिए आम आदमी पार्टी यदि ईमानदार होती तो फ्री की बात ना करती, ये कहती कि उत्तराखंड में बुनियादी सवालों पे हमको काम करना है। जैसे दलवीर नेगी के हत्या पे माफी मांगना, नंदा देवी की तुलना कूड़े से करना, उस पर जवाब देना, उत्तराखंड के बुनियादी सवालों पे कुछ भी नहीं। नवीन परसाली जी आप जवाब दे दीजिए, आखिरी कमेंट में प्रदीप जी से लूंगा फिर। केवल फ्री। ओके नवीन परसाली जी। जिसको यूकेडी अभी बात चल रही थी, दोनों दल मान रहे थे जिनकी यहाँ पर सत्ता रही, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ने कहा कि यूकेडी उनकी गोद में खेली हुई पार्टी है और यही इनके। अरे भाई साहब आप किसकी गोद में खेले हो? यहाँ दिख तो रहा है, वो बेचारे कोठियाल जी को बेवकूफ बनाया जा रहा है। वो हमारे नेता हैं, वो हमारे नेता हैं। अब जनता बताएगी कि कोठियाल को मुख्यमंत्री बनाना है कि नहीं बनाना, समझ में नहीं आता। पहाड़ से उसने जीतना नहीं है, मैदान का मुख्यमंत्री। आपने कभी पूछा जनता से? आपने जनता जनार्दन के दरबार में कभी सवाल पूछा? जनता से पूछ रहे हो, कभी जनता की राय ली? आप जानते जनता का महत्व क्या होता है? जनता से पूछ के काम कर रहे हो। वो जनता कह रही है भू कानून पर क्यों नहीं बोलते? सत्ता में जनता का क्या महत्व होता है? भू कानून पे क्यों नहीं बोलते? नाले खालों पे जो बिहार के लोग बसा दिए उस पे क्यों नहीं बोलते? सुन लीजिए शांति प्रसाद जी, चिल्लाने से नहीं होगा। मैं आपसे ज्यादा जोर से बिहार वालों को दोगे जो हमारी शांति प्रसाद जी, मैं आपसे ज्यादा जोर से बोल सकता हूं। अगर मैं अपनी आवाज बोलूंगा तो आपके कान बहरे हो जाएंगे। सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप उत्तराखंड की बर्बादी में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बराबर जिम्मेदार हैं। आप इनके गोद में खेले हैं। ये दोनों दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस प्रदेश की बर्बादी के लिए जिम्मेदार हैं। आप भी इन्हीं के साझेदार रहे हैं, तो इसलिए कम बोलिए जरा। आप बोलिए, सुन लीजिए जरा। पहले आप बहुत पहले खत्म हो चुके थे, आप खत्म हो चुके थे।
वो आप कभी मान लीजिए पूरी बात नहीं को। होगी। आप और बोले मैं जनता आपको को फिर फ्री, कह रहा जनता हूं, का हक है, कृषियाली जी, जनता टैक्स देती है, आपको बहुत जनता जल्दी टैक्स इस चीज देती का है, एहसास उस होगा टैक्स को कि ईमानदारी आप से जनता को उत्तराखंड के वापस अंदर करना होता है, झूठ वो की आम आदमी बुनियाद पार्टी में काम कर सत्ता रही है। बनाने की आप बात कर रहे बताते हो। ईमानदारी, आप ये ईमानदारी की बताइए, परिभाषा जानते हैं आप ये बताइए फ्री की मुद्दे पे बिजली आइए। कहां से देंगे और किसको देंगे? आप देंगे। ये बताइए पहले। उत्तराखंड की क्यों जनता नहीं को अरविंद उत्तराखंड के केजरीवाल बजट से आकर ये देंगे। बोलते हैं कि भू उत्तराखंड में कानून पे चोरी हमारा रोकी क्या जाएगी, जो नजरिया? आपके जैसे क्यों नहीं बोलते लोग भू जो कानून मंत्री पे हमारा बनते हैं, क्या अपनी जेबें नजरिया? भरते हैं, झूठ बोलते हो। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड कांग्रेस में के बाहर जैसे वालों नेता को बनते फंसाने हैं, की बात उन करते हो। नेताओं की जेबें खाली उत्तराखंड की के जाएगी संसाधनों को और जनता लूटने को की दिया बात जाएगा, करते हो। जनता को दिया जाएगा। रोजगार ज्यादा पे बोलने कुछ से नहीं नहीं होता, आप बोलते। मुद्दे पे आइए, उत्तराखंड के मुद्दे पे आइए, संसाधनों पे बोलने कुछ के लिए नहीं मुद्दा बोलते। है तो बताइए। आए और उत्तराखंड में फ्री मुद्दा देंगे, फ्री मुद्दा देंगे। मुद्दा क्या है ये आपका? घर का मुद्दा मामला है क्या? मुद्दे पे आओ, उत्तराखंड के संसाधनों को मुद्दे पे लूटने की आइए, बात मुद्दे पे कराइए। आइए। चिल्ला के नहीं होगा, मैं आप ये चिल्लाने बताइए, लगूंगा भू तो आपके कानून पे कान आपका बहरे हो क्या जाएंगे। शांति नजरिया? प्रसाद भट्ट जी, भू कानून आप पे आपका सुनने क्या लायक नहीं नजरिया? रहेंगे। आप ये अगर बताइए, हम जो बोलने लग जाएंगे तो जिन्होंने आपके कान हमारी बहरे हो जमीनों जाएंगे। को लूटा है, आप मत बोलिए। उनको क्या आप उत्तराखंड से बाहर आपका करोगे? ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। आप जिन्होंने रुकिए जमीनें ना। लूटी हैं, कुछ नहीं उन है, पर क्या कार्रवाई कुछ नहीं करोगे है, आप? झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोलते हो आप। झूठी पार्टी, उत्तराखंड में आकर फ्री झूठी बिजली, पार्टी, फ्री झूठी बिजली। पार्टी। आपके ये नेता दिल्ली झूठे के लोग हैं, नहीं है, वो ये लोग चले गए उत्तराखंडी हैं। जो उत्तराखंड तुम्हारा उत्तराखंड के सुख सलाह राज्य देंगे आंदोलन में चुनाव में। जिन्होंने सहयोग दिया समझ था, गए? ये स्वर्गीय समझ इंद्रमणि लीजिएगा। बडोनी जी जैसे जिसका लोग, कोई डीडी राजनीतिक पंत विजन जी नहीं जैसे होता, वो लोग, आकर वो झूठ लोग की सब बुनियाद चले पे गए। आप सत्ता जैसे लेने यहाँ की बात पर करते यहाँ हैं। पर जो आप राजनीतिक बात कीजिएगा यहाँ लोग पर हैं, और झूठ ओके, की बुनियाद पर ओके, ओके, राजनीतिक बात शांति करेंगे। प्रसाद भट्ट जी, आपने अपनी बात आप की। कर नवीन लीजिए। परसाली जी, प्रदीप जी, मैं आखिरी टिप्पणी सर आपसे सर, जानना मैं चाहता अपनी हूं। बात कर रहा था, शांति प्रसाद भट्ट जी ने रोका। मैं ओके, शांति जी अभी चुप रहिएगा, बोलिए प्रसाली जी 1 मिनट में, फिर प्रदीप जी से मुझे बिल्कुल, मैं कमेंट 30 लेना सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। हम मुद्दा था आज का भू कानून, और भूमि के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। उसको समझने से पहले हमने यहाँ की भूमि में 2-3 चीजें करनी बहुत जरूरी है। एक तो हमारा सेटलमेंट बहुत लंबे टाइम से नहीं हुआ, पहले सेटलमेंट होना चाहिए। दूसरा, लैंड कंसोलिडेशन की बात आती है, चकबंदी की बात आती है, उस पर हमारी सरकारें कदम नहीं उठा पाती है। तीसरी बात है कि उन जगहों पर क्या क्या होगा उसके लिए सॉइल टेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सॉइल टेस्टिंग नहीं करेंगे, आप देखते हैं अंग्रेजी शासन में भी यहाँ पट्टी व्यवस्था थी, तो पट्टी वहाँ की संस्कृति, वहाँ के आवा हवा के हिसाब से पट्टियाँ बनाई गई थी। तो उस कॉन्सेप्ट को भी हमें समझना पड़ेगा, उसके आधार पर सॉइल टेस्टिंग करके कहाँ पर क्या क्या हो सकता है, किसानों की आय कैसे बढ़ सकती है, उस पर हमें करना पड़ेगा। दूसरी जो बात है यहाँ पर आती है कि इन सब चीज़ों के बावजूद जो हमारे विभाग बने हुए हैं, जैसे उद्यान विभाग है, दूसरे विभाग है, जो आज सफ़ेद हाथी बन चुके हैं, तो सरकार के निकम्मेपन के वजह से, सरकार के कुप्रबंधन की वजह से जो सफ़ेद हाथी हो गए हैं, इनको अब काम पर लगाना होगा, तब जाके उत्तराखंड विकास की ओर अग्रसर होगा। यहाँ चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। 20-21 साल में सरकारें भारतीय जनता पार्टी को भी देख चुकी है, कांग्रेस को भी देख चुकी है, उनके गोद में खेलने वाले छोटे छोटे दलों को भी देख चुकी है। तो जनता उम्मीद लगाई बैठी है एक नए विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी अपनी सशक्त भूमिका के साथ जनता जनार्दन के दरबार में है, और 2022 में अपना आशीर्वाद हमें देगी, तो हम उत्तराखंड का जो विकास, उसकी अवधारणा के हिसाब से शहीदों के सपने और राज्य आंदोलनकारियों के सपनों को साकार करेंगे। ओके, प्रदीप जी, आपको लगता है कि ये जो चकबंदी का, लैंड कंसोलिडेशन का मुद्दा है, ये इतना इंपॉर्टेंट था कि हम 20 सालों तक साहब उसे नेग्लेक्ट करते रहे? जब आप जानते थे जब आप वॉल्यूम्स पे खेती करेंगे, बड़े पैमाने पे खेती करेंगे, हमारे यहाँ छोटी जोतें हैं, बिखरी जोतें हैं, ये सब होने के बाद भी हम लैंड कंसोलिडेशन की तरफ नहीं बढ़े? देखिए, पहले तो मैं एक साफ कह रहा हूँ, जो इस समय की भू कानून के नौजवानों की मांग है, या उत्तराखंड में एक नया आंदोलन चल रहा है। कांग्रेस ने अपने जब राज्य बना था, प्रथम पीरियड में ही उत्तराखंड राज्य पर एक भू कानून लाया था। उस भू कानून में हो सकता है कुछ कमी होगी, कुछ रह गई होंगी, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी तो दूसरे ये अंतिम पीरियड में उस पूरे भू कानून को ही बदल दिया। हम लोग, कांग्रेस आएगी तो हम लोग इस पर लोगों से भी, नौजवानों से, सबसे, स्टेक होल्डर से, किसानों से, राजनीतिक दल से मिल करके एक नए भू कानून को, सशक्त भू कानून को, जिसका मतलब होगा कि उत्तराखंड की खेती, कृषि की जमीन, खेती की जमीन बचे, इस पर हम कमिटेड। दूसरा चीज, जो लैंड कंसोलिडेशन की बात की है, चकबंदी की बात की है, उसकी ओर हम आगे बढ़े भी थे। 2012-17 के काल में जब हरीश रावत जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पर्वतीय खेती को मजबूत करने के लिए इस तरह के इंसेंटिव भी दिए थे। लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्र की स्थिति है कि आप तरह से देखें कि हमारी एक तरह की लैंड नहीं है, एक तलाऊ जमीन है, एक उपराऊ जमीन है, लोगों की जमीन है कहीं नीचे है कहीं, तो उसमें राजाबंदी करने के लिए भी बड़ी समाज को भी तैयार होना होगा। भू कानून उत्तराखंड राज्य में सिर्फ सरकार के डंडे से नहीं चल सकता है, समाज को भी तैयार होना पड़ेगा, एक पीढ़ी को भी तैयार होना पड़ेगा। तो इस ओर हम कोशिश करेंगे। मुझे लगता है वो पीढ़ी अब तैयार हो रही है सर। अगर उत्तराखंड का नौजवान ये आवाज दे रहा है, ये धाक लगा रहा है कि साहब मुझे एक मजबूत भू कानून चाहिए, जल जंगल जमीन पे हमारा अधिकार होना चाहिए, वो हमारी आजीविका का संसाधन है,
मुझे लगता है वो ये तय कर चुका है कि पहाड़ से ही हम विकास की नदी को आगे ले जाएंगे। हम उनकी भावनाओं के साथ उनसे मिलकर के एक सशक्त भू कानून बनाएंगे, जैसा हमने वादा भी किया और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कमिट भी किया। आपके पार्टी के इंटरनल में क्या चल रहा है? आखिरी सवाल शांति प्रसाद भट्ट जी, आप क्यों नहीं इसको बहुत एग्रेसिवली सामने रखते? आपके पास एक मौका है, वरना फिर आपके ऊपर यही आरोप लगेगा कि साहब अगर आपको जिता भी दिया, आपकी गारंटी क्या आप कांग्रेस के साथ या बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? देखिए रमेश जी, जनता ने देशभक्ति के नाम पर दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को 10-10 वर्ष का समय दिया और जनता ने समझ लिया कि दोनों ने जमकर उत्तराखंड को लूटा। और उत्तराखंड क्रांति दल का ये संकल्प है कि अपनी धरती को, अपने नौजवान बच्चों को यदि कोई संसाधनों से जोड़ सकता है, रोजगार से जोड़ सकता है, तो वो यूकेडी है। यकीन मानिए, सत्ता मिलेगी तो सख्ती से भू कानून भी लागू होगा। जिन्होंने उत्तराखंड को गलत तरीके से दोहन किया है उनके ऊपर बहुत सुसंगत धाराओं पर कार्रवाई भी की जाएगी। ये यूकेडी है, जो कहती है वो करती है। राज्य की आवाज़ 1952 से उठती आ रही थी, हिम्मत केवल यूकेडी ने दिखाई, राज्य बन के भी दिखा, आम जनमानस को एक मत भी किया। और यकीन मानिए, उत्तराखंड को बचाने में यूकेडी ही सबसे बड़ी। चलिए, आप लोगों का फैसला जनता जनार्दन को करना है। बहरहाल मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा समय देने के लिए, लेकिन हमारा पहाड़ पिछड़ रहा है, बहुत पिछड़ रहा है। 21 सालों के बाद अगर पहाड़ पिछड़ रहा है, हमारे नीति निर्माताओं को सोचना होगा और उसका जवाब हमारे युवाओं ने खोजा है। जल जंगल जमीन को बचाने को लेकर ना सिर्फ जल जंगल जमीन को बचाना होगा, लैंड कंसोलिडेशन की तरफ आगे बढ़ना होगा, नई नई तकनीक खेती में देनी होगी ताकि जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं वो उनके लिए प्रॉफिटेबल सौदा हो। और साथ ही साथ हमारे पहाड़ के युवाओं को पहाड़ में ही रोजगार, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, ये सब देने की व्यवस्था करनी होगी। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि सरकारें किस रूप में इस पे आगे आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस डिबेट को देखने के लिए।